हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। और जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। फिर हम बात को है वो आज आगे बढ़ाते हैं। हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर है वो नवम है, औद्योगिक क्रांति की है वो बात करेंगे। यानी किस तरह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ उस पर बात करेंगे कि साहब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो सामान्य यदि हम तात्पर्य देखें, सामान्य यदि मतलब देखें, तो एक बात ये निकल कर आती है कि जिस तरह से हम परंपरागत तरीके से है वो काम करते थे, परंपरागत तरीके से औद्योगिक जो हमारा कार्य होता था। जैसे कि आपने वो अक्सर देखा होगा कि पहले हमारे गांव में जैसे त्यौहार होता, वार त्यौहार माना कि दीपावली का त्यौहार है, तो मिट्टी के जो दिए हैं वो बेचने के लिए कुम्हार वगैरह कर्मकार ये लोग आते थे और हमें दिए है वो देकर जाते थे। दीपक, दिए का मतलब दीपक में, तो वे हाथ से बनाते थे। कैसे बनाते थे? हाथ से है वो बनाते थे। या फिर आप यूँ कहो कि कोई दरी बनाने वाला व्यक्ति है और वह हमें है वो दरी बेच कर जाता था और उसने हाथ से है वो बुनाई की, हाथ से उसने बुनने का है वो काम एक तरीके से किया। या फिर आप ऐसे कहो कि साहब कृषि कार्य में जो काम आता है, जैसे हाशिया काम आता है जिसको दाती कहते हैं, जिसके द्वारा फसल की कटाई होती है, और वो लोहार एक हाथ से लोहे को है वो आकार दे करके उसको बना करके हमें बेचने आता था। लेकिन अब वह समय बदला और जिस तरीके से वह दीपक हाथ से बनाकर एक कुम्हार देता था, अब एक ही चाक के ऊपर असंख्य दीपक बन रहे। अब ऐसी कोई मशीन आ गई जिसके जरिए असंख्य, जो दीपक बनाने में एक कुम्हार दिन में है वो 100 दिए ही बना पाता था, अब वह ही कुम्हार दिन में है वो 1000 से 2000 दिए बना लेता है, दीपक बना लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो काम परंपरागत तरीके से जो कर रहा था उसकी जगह अब मशीन ने रूप लिया, और वही जो उत्पादन है वो 100 से लेकर के 2000 तक पहुंच गया। तो हम कहेंगे कि औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य है परंपरागत औद्योगिक गतिविधियों का रूपांतरण मशीनीकृत औद्योगिक गतिविधियों में होना। यानी परंपरागत रूप से जो औद्योगिक गतिविधियां होती थी अब वो कैसी हो गई? मशीनीकृत हो गई और विशाल पैमाने के ऊपर वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। उसको औद्योगिक क्रांति है वो कहेंगे। और ये जो औद्योगिक क्रांति वाला जो मसला आया वो ब्रिटेन में है वो निकल कर गया। कहां पर आया? ब्रिटेन में निकल कर आया। और विशेष रूप से ये यदि हम समय देखते हैं तो हमारे पास समय निकल कर आता है कि ब्रिटेन में यदि सन 1750 से लेकर के 1850 के मध्य की जो समय अवधि, 1750 से लेकर 1850 ईस्वी के मध्य की समय अवधि, तो ये एक औद्योगिक क्रांति का है वो दौर रहा। तो औद्योगिक क्रांति को यदि सामान्य रूप से मैं लिखूं तो फिर बात ये निकल कर आएगी कि परंपरागत औद्योगिक गतिविधियों के स्थान पर मशीनीकृत गतिविधियों द्वारा किसी वस्तु का वृहद पैमाने पर उत्पादन, वृहद पैमाने पर उत्पादन, औद्योगिक क्रांति। तो आपसे पहली बात तो ये आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि औद्योगिक क्रांति जब शब्द आए तो आप कहोगे साहब औद्योगिक क्रांति में यदि देखा जाए तो 1750 से लेकर के 1850, क्योंकि पहले तो हमें समय को देखना कि ये हुआ क्या था। ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा कि अब जैसे ये जो समय है हमारे यदि भारत में देखा जाए तो इस समय अवधि को औद्योगिक क्रांति 4.0 हमने है वो कहा है इस समय। यानी वो ये एक 1750 में हुई थी। अब विश्व भी है वो चतुर्थ क्रांति के दौर से गुजर रहा है, यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0। और ये कौन सी थी?
ये 1750 से लेकर के जो 1850 के बीच वाली है, इसको हम कहते हैं 1.0। क्या कहते हैं? 1.0। 1.0 का मतलब हुआ ये प्रथम, और 4.0 का मतलब हुआ ये चतुर्थ। तो अब है वो चतुर्थ क्रांति के दौर से है वो दुनिया गुजर रही है। इस समय है वो वृहद पैमाने के ऊपर। क्यों? क्योंकि उस समय जो मशीनें आई थी वो भाप से चलती थी। आज वही मशीनें है वो इलेक्ट्रिक से चल रही है। तो उस तरीके से बात की, उस समय मशीनों में ज़्यादा है वो मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन अब है, अब ज़्यादातर मामला कंप्यूटराइज्ड हो गया है। ज़्यादातर है वो अब बड़ी बड़ी मल्टी लेवल कंपनियों में रोबोट्स है वो काम करते हैं। तो इस नाते इसको है वो कहा गया चतुर्थ जो क्रांति 4.0, जो एक तरीके से जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर है वो ये क्रांति हो रही। अब ये औद्योगिक क्रांति को यदि देखा जाए तो ये दौर तो हमने लिया, और ये विशेषकर जो घटनाक्रम हुआ वो कहाँ पर होता है? इंग्लैंड में है वो भारी मात्रा में उद्योग स्थापित हुए, जिसके कारण एक व्यक्ति का नाम आगे आएगा, अर्नोल्ड टॉयनबी। उन्होंने है वो पहली बार बात कही थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में कि साहब ये एक तरीके से औद्योगिक क्रांति है। वो कहा गया उनको कि वृहद पैमाने के ऊपर ब्रिटेन में जो उद्योग स्थापित हुए उसको औद्योगिकरण की उन्होंने संज्ञा दी। तो ये ब्रिटेन में है वो हुआ है। इसको देखिए, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, फिर बात को आपको और भी समझाएंगे। देखो क्या कह रहे हैं कि ब्रिटेन में 1780 के दशक से 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे है वो प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है वो निकल करके आई। मैंने आपको है वो 1750 दिखाया, और यहाँ पर है वो आपके 1780 है वो मिला है। तो एक ही बात है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ज़्यादातर किताबों में है वो 1750 से इस बात की शुरुआत है वो मानी जाती है, लेकिन हम 1780 यहाँ से लेंगे क्योंकि हमारी किताब में है वो ये जो 1780 से लेकर के 1850 की समय अवधि की बात की गई। तो कहा गया कि साहब 1780 से लेकर के 1850 के दशक के दौरान, दशक यानी 10 साल की समय अवधि, जैसे कि 1780 से लेकर 1790, तो एक ये पूरा 10 वर्ष का जो समय उसको दशक है वो कहा गया है। तो इस दशक के दौरान जो उद्योग और अर्थव्यवस्था में रूपांतरण हुआ, रूपांतरण बदलाव हुआ। कैसे? वही जिस तरह से हमने कहा कि एक कोई मिट्टी का बर्तन है वो बनाना, एक कोई मिट्टी का बर्तन बनाना है, या कोई एक लोहे की कोई चीज बनानी, तो अब जो हस्त निर्मित पहले होती थी, हस्त निर्मित कोई चीज है वो होती थी, हाथों से है वो लोहार उस लोहे को पिट करके ढलवे लोहे में आकार देके उसको गर्म करके फिर बनाने का काम करता है। या फिर मिट्टी का कोई बर्तन बनाता कुम्हार, तो वह उसको आकार देता हाथ से, फिर उसके बाद में है वो करता। पहले मिट्टी को है वो गीला करना पड़ता, भिगोइए उसको अच्छी तरह गूंथना पड़ता, फिर उसको आकार देना पड़ता, फिर उसको है वो सूखा वो कितने दिन में तैयार होती, क्योंकि पानी की मात्रा भी उसमें ज़्यादा होती। लेकिन अब क्या हुआ? अब मशीन आई। मशीन आई तो हमने क्या किया कि जो मिट्टी थी उस मिट्टी को है माना कि ये एक मशीन है, इस मशीन में हमने ये मिट्टी डाल दी, इस मशीन में हमने ये पानी है वो डाल दिया, ठीक है। और अब ये अपने आप ही मशीन को है वो अब चालू करो तो मशीन उसको पूरी तरह से गूंथ देगी। अब वह व्यक्ति जिसको मिट्टी गूंथने के अंतर्गत है वो समय लगता था 3 से 4 घंटा, 4-5 घंटे लगते थे, अब वो आधे घंटे में आपका काम हो गया। एक बात तो ये हो। अब ये जो व्यक्ति मिट्टी के बर्तन बनाता था एक दिन में ही 100 दीपक बनाता था, अब यहां पर है इस मशीन से वृहद पैमाने के ऊपर हो रहे हैं कि 2000 से 3000 दीपक बन रहे। तब ये क्या हुआ? ये एक रूपांतरण हो गया। ये क्या हो गया? एक रूपांतरण है वो हो गया। तो हम कहेंगे कि साहब जो ये समय अवधि है 1780 से लेकर के 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था में जो रूपांतरण हुआ उसे औद्योगिक क्रांति प्रथम के है वो नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर हुआ? ये ब्रिटेन के अंतर्गत हुआ। ब्रिटेन, इंग्लैंड, वहाँ पर है वो जाकर के ये घटनाक्रम हुआ। आगे हम देखेंगे ब्रिटेन का भी अंतर देखेंगे, इंग्लैंड का भी है वो अंतर देखेंगे, क्योंकि इंग्लैंड वो कई जैसे राज्यों का है वो संघ माना गया, ब्रिटेन जिसका हिस्सा है, इंग्लैंड का ही हिस्सा है ब्रिटेन। इंग्लैंड का ही क्या है? ब्रिटेन एक हिस्सा है। एक ये जैसे आप ये इंग्लैंड है, इसको ऐसे नहीं कहो, ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है,
एक वेल्स है, आयरलैंड। तो ब्रिटेन का मतलब तो केवल और केवल ये एक ही इकाई होगी। लेकिन यदि मैं इंग्लैंड कहूंगा तो ये सारी की सारी चीजें आ जाएगी, ये सारी की सारी चीजें हैं वो इसके अंदर है वो आएगी, ब्रिटेन, वेल्स, आयरलैंड, तो ये हो जाएगा। इस नाते है वो हम यहाँ पर ब्रिटेन है वो ले रहे हैं, और ज़्यादातर जो ये काम हुआ वो इस चीज़ के अंतर्गत है वो हुआ, ब्रिटेन के अंतर्गत हुआ। वहाँ पर नए नए आविष्कार हुए, भाप के इंजन बनने शुरू हुए, सड़क निर्माण की पहली बार है वो टेक्नोलॉजी आई, पहली बार अब्राहम जो डर्बी हुए उन्होंने भट्टी के बारे में है वो बताया कि इस तरह से लोहे को है वो गर्म करके आकार है वो देने का काम किया जाए। पहली बार नहरों अनुवाद का दौर आया कि साहब नहरें हैं वो ऐसे बनाई जा सकती हैं। तो सारी टेक्नोलॉजी है वो इस समय आती है। वस्त्र निर्माण में टेक्नोलॉजी आई, उसके दौरान है वो वस्त्र की बुनाई हो गई, अब साधारण सा काम हो गया। तो उस दौर को है वो जो अलग अलग लोग हुए, जो आर्थिक इतिहासकार हुए, उन्होंने इसको औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी है। क्रांति का मतलब होता है कि आकस्मिक रूप से कोई बड़ा परिवर्तन। क्या होता है क्रांति? जैसे मैंने कहा कि साहब कोई क्रांति हो गई, हमने कहा कि साहब 1857 में क्रांति हो गई, तो 1857 में क्रांति हुई, तो क्रांति के विशेष उद्देश्य को लेकर के एक आमूलचूल परिवर्तन, आमूलचूल बहुत ही ज़्यादा है वो परिवर्तन, व्यापक परिवर्तन होते हैं, तो उसको क्रांति कही जाती है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, उद्योग में व्यापक परिवर्तन हुआ, भारी उद्योग है वो स्थापित हुए, अलग अलग है वो औद्योगिक मशीनें हैं वो आई, अलग अलग उद्योगों में है वो काम हुआ, तो इसको एक औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी गई है। ठीक बात समझ में आ गई भैया? अब आ जाने चाहिए। अब तो मौखिक नब्ज तो मैंने पकड़ा दी। तो 1780 से 1850 के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था में जो रूपांतरण हुआ उसको औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी गई है। प्रथम औद्योगिक क्रांति है वो कहा जाता है। इस क्रांति के है वो ब्रिटेन में दूरगामी प्रभाव भी हुए, और बाद में यूरोप के देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है वो ऐसे परिवर्तन हुए, और उन परिवर्तनों का उन देशों तथा शेष विश्व के समाज और अर्थव्यवस्था पर भी है वो काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो कहा गया है कि साहब ये जो ब्रिटेन में घटना हुई 1780 से लेकर के 1850 के जो दशक की, इसमें व्यापक है वो परिवर्तन हुआ, और इसके बड़े दूरगामी है वो परिणाम निकल करके आए। आगे भविष्य में है वो व्यापक परिवर्तन उद्योगों में हुआ, भारी इंडस्ट्री हुई, और जिसके कारण ब्रिटेन एक विश्व की महाशक्ति हुई, और उस कारण से ब्रिटेन ने दुनिया के अलग अलग देशों में है वो अपने उपनिवेश स्थापित किए। उसके पीछे की जो जड़ है वो भी एक औद्योगिक क्रांति रही है। बाद में यूरोप के देशों में और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी परिवर्तन हुए, और उन परिवर्तनों का है वो उन देशों तथा शेष विश्व समाज के साथ में भी है वो व्यापक परिवर्तन हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होने के बाद में टेक्नोलॉजी दूसरे देशों में भी गई, उन देशों ने भी अपनाई, उन देशों के समाज में भी परिवर्तन हुआ। इसलिए औद्योगिक क्रांति से भारत भी अछूता नहीं रहा। हमारे यहाँ पर भी है वो इंडस्ट्री इस समय स्थापित होने का काम है वो कर रही। क्योंकि आपको आइडिया हो तो आप देखना कि हमारे यहाँ पर रेलवे का काम भी है वो शुरू हो जाता है, रेलवे का काम है वो प्रारंभ हुआ। हमारे यहाँ पर डाक हैं, तार हैं, ये जैसी चीज़ें भी हैं वो भी इसी परिणति में है वो निकल कर आई। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति का दौर है वो प्रारंभ हो गया था। रेलवे लाइन बिछाने का काम है वो हमारे यहाँ प्रारंभ हो जाता है। तो भारत भी है वो औद्योगिक क्रांति से अछूता नहीं रहा। हमारे यहाँ पर भी औद्योगिक क्रांति तो हुई, लेकिन किसके लिए हुई? अंग्रेजों ने अपने लिए की। भारतीयों को उससे कोई फायदा नहीं मिला। भारतीयों को तो सामने से है वो इन चीज़ों के जरिए, इन चीज़ों ने है, रेलवे ने एक तरीके से सामने से भारतीयों को बर्बाद करने का काम ही किया है। अंग्रेजों ने जगह जगह रेलवे लाइन बिछाई तो उनके जरिए अपने हित थे, बाकी भारतीयों को कोई इतना बड़ा फायदा इनसे है वो नहीं हुआ। बात को आगे है वो हम ले जाते हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिक विकास का ये चरण नई मशीनों और तकनीकियों से गहराई से जुड़ा हुआ है, और इन मशीनों तथा तकनीकों ने पहले की हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया। और इस अध्याय में हम कपास और लोहा उद्योगों में हुए उन परिवर्तनों की रूपरेखा भी है वो दी गई है। ब्रिटेन के उद्योगों में शक्ति के
नए स्रोत के रूप में भाप का भी व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा और इसके प्रयोग से जहाज़ों और रेलगाड़ियों के द्वारा परिवर्तन की गति और भी है वो तेज हो गई। तो कहा गया है कि साहब जी ब्रिटेन में एक तरीके से जो औद्योगिक विकास का ये चरण हुआ, मशीन और ये टेक्नोलॉजी के साथ है वो गहराई से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक औद्योगिक क्रांति यहाँ पर हुई तो मशीनें और टेक्नोलॉजी के कारण ही तो रिवोल्यूशन हुआ। भाई पहले जो व्यक्ति दीपक बनाने का काम करता, दिया बनाता था, अब वो मशीन से बन रहा है। तो पहली बार टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ, मशीन इस तरह की है वो बनी, इस तरह के आविष्कार हुए जिसके कारण जाकर के वृहद पैमाने के ऊपर वस्तुओं का निर्माण होने लगा। तो इस औद्योगिक क्रांति को जो किसने सबसे बड़ी नई दिशा दी है, तो आप क्या कहोगे कि सर मशीन और टेक्नोलॉजी ने है वो औद्योगिक क्रांति को दिशा दी है। यदि आविष्कार नहीं होते या मशीनें नहीं होती तो औद्योगिक क्रांति है वो उस पैमाने के ऊपर नहीं हो पाती। और कहा गया है कि इन मशीन और तकनीकी ने पहले हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों की तुलना में है वो भारी पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन को संभव बनाया। और अब जो हस्तशिल्प तरीके से जो काम होता था इन मशीनों के जरिए एक ही वस्तु का बड़े पैमाने के ऊपर उत्पादन होने लगा, जिसके कारण औद्योगिक है वो क्रांति हुई। ब्रिटेन के उद्योगों में शक्ति के रूप नए स्रोत के रूप में भाप का भी व्यापक प्रयोग हुआ। रेलगाड़ियों और परिवहन की गति भी है वो बढ़ने का काम हुआ। जब भाप का प्रयोग हुआ तो रेलगाड़ियों और परिवहन के साधनों में भी विकास हुआ, जिसके कारण है वो औद्योगिक क्रांति को और भी है वो तेजी मिली। क्यों? क्योंकि भाई जब परिवहन ही आपकी जल्दी से होगा, एक वस्तु जिसको कम समय में है वो पहुंचाई जा सकती है, कम लागत और कम समय में जल्दी जितनी पहुंचेगी तो उतनी ही वो बेहतर वस्तु है वो आगे उनको बनाने में भी समय लगेगा। जैसे कि एक सामान्य सी है वो बात है, मुझे कोई है वो फूड ग्रेड कोई खरीदना है, माना कि है वो मुझे बिस्किट खरीदनी, मुझे बिस्किट कितने खरीदने, मैंने है वो दे दिया कि साहब मुझे 50,000 पैकेट है वो बिस्किट चाहिए। अब 50,000 पैकेट बिस्किट चाहिए तो बिस्किट बनने में भी तो टाइम लगेगा कारखाने में, और जब आपके परिवहन के साधन भी नहीं है तो फिर आप जो कच्चा माल लाओगे, गेहूँ जो लाओगे उसको जो अलग करोगे, भूनोगे, उसको है वो पिसाई होगी, उसको है वो एक तरीके से जो सॉल्टेज करोगे, फिर है वो प्रोडक्ट बनेगा। तो उतना जो बीच में टाइम लगेगा उसमें तो फिर मैं दूसरी प्रोडक्ट को खरीदूंगा, क्यों वेट करूँ? क्योंकि आगे ग्राहक तो वेट करता नहीं। इसलिए यहाँ पर बात है कि परिवहन के साधनों का विकास हुआ तो जिसके कारण से लेकर के वस्तुओं का है वो वृहद पैमाने पर निर्माण हुआ, कम समय में है वो वस्तु की सप्लाई हुई तो आगे जाकर वस्तु निर्माण में भी कम समय लगा। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों जैसे कि फ्रांस के एक विद्वान है जॉर्जिस मिस्ले और जर्मन के विद्वान फ्राइड्रिक एंजल्स, क्या नाम है? फ्राइड्रिक एंजल्स द्वारा है वो किया गया। और अंग्रेजी में इस शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टायर्नबी के द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास 1760 से 1820 के बीच हुए थे। अब जो ये औद्योगिक जो क्रांति शब्द है उसका कह रहे हैं कि भाई प्रयोग किसने किया, तो पहली बात तो ये निकल कर आती है कि एक फ्रांस के विद्वान हुए जिसका नाम है जॉर्जिस मिस्र, और दूसरे व्यक्ति हैं जर्मनी के हैं फ्राइड्रिक एंजल्स। इन दार्शनिकों ने अंग्रेजी में इस शब्द का है वो एक तरीके से इन्होंने है वो इस शब्द का प्रयोग किया औद्योगिक क्रांति के लिए है वो इन्होंने पहली बार बात कही। लेकिन जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसा जो शब्द है अंग्रेजी संस्करण, उसका जो प्रयोग पहली बार करने का कोई काम करता है तो अर्नल्ड टायर्नबी करते हैं। कौन करते हैं? अर्नल्ड टायर्नबी है। तो कहा गया है कि अंग्रेजी में जो औद्योगिक क्रांति है, अंग्रेजी में औद्योगिक क्रांति शब्द जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शब्द है उसका कोई प्रयोग करता है तो दार्शनिक और अर्थशास्त्री जिसका नाम है अर्नल्ड टायर्नबी, उन्होंने इन परिवर्तनों को देखते हुए कहा कि जो ब्रिटेन में है वो औद्योगिक विकास का ये चरण बताया 1760 से लेकर 1820, इस चरण को है वो उन्होंने जो परिवर्तन हुए उनको एक तरीके से औद्योगिक क्रांति की है वो संज्ञा। अब यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति आपकी हो गई है। 3 तारीखें हैं वो आपकी मिक्स कर रही, एक तारीख तो ये कर रही है जो मैंने आपको बताई थी, एक तारीख ये है वो कर रही,
अब इस तारीख को तो भले आप निकाल दो, कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये तारीख है वो महत्वपूर्ण थी, ये तारीख महत्वपूर्ण थी। औद्योगिक क्रांति का समय ये माना जाता है। लेकिन आप विचार कीजिए कि क्या कोई एक ही साल में सभी चीज़ें एक साथ शुरू हो सकती हैं, एक ही समय में सभी काम शुरू हुआ? तब हम कहेंगे कि नहीं। तो इसमें चरणबद्ध रूप से वो काम प्रारंभ होता है। जो इन्होंने समय दिया है, कहा भाई 1780 में है वो बड़ी बड़ी मशीनें आई, उनकी पृष्ठभूमि तो पहले बन चुकी थी, उनसे पहले है वो मशीनें काम कर रही थी, इसलिए इन्होंने इस दौर को है वो काउंट करने का काम है वो किया। तो 1760 से लेकर के 1820 की जो समयावधि है उसको अर्नल्ड टॉयनबी ने है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात कही। ठीक बात। ब्रिटेन में जॉर्ज तर्ते का शासन था और जिसके बारे में है वो टॉयनबी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कई व्याख्यान दिए और उनके व्याख्यान उनकी असामयिक मृत्यु के बाद 1884 में भी एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए, जिनका नाम था लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेज, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स। तो ये उनकी पुस्तक है जो 1884 में प्रकाशित हुई। उसमें है वो बात की गई थी कि लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी जो इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक क्रांति है उनके ऊपर उनका जो व्याख्यान था उससे बात निकल कर आई कि साहब इस समय को है वो औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी जा सकती है। तो इस पुस्तक का थोड़ा ध्यान रखना। अर्नल्ड टॉयनबी की ये किताब है लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेज, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स, ये इनकी एक पुस्तक है। तो ये अर्नल्ड टॉयनबी की किताब आई औद्योगिक क्रांति को लेकर के। आगे बात को बढ़ते हैं कि साहब ये जो औद्योगिक क्रांति हुई है, अब आपकी बात निकल कर आई कि सर ठीक बात है, ये तो आपने समय भी बता दी, किस व्यक्ति ने क्या क्या ये भी समय बता रहा है, जॉर्ज मिसले भी है वो क्या कर रहा है, फ्रेडरिक भी क्या कह रहा है, या टाइन भी है वो क्या कह रहे हैं। तो उससे तो हमें बात निकल कर आ गई, समय भी हमें पता चल गया और ये कहाँ से जो हुई ये भी हमें बात हो गया। लेकिन अब ये हमें एक बात समझ में नहीं आई कि साहब ये जो क्रांति हुई ये ब्रिटेन से क्यों हुई? दूसरी जगह भी तो थी, भारत से हो जाती, अमेरिका से हो जाती, फ्रांस से हो जाती, लेकिन ब्रिटेन से है वो क्यों हुई? उस बात को हम यहाँ पर थोड़ी सी है वो कोड करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप थोड़ी बात को है वो समझने की कोशिश करोगे तो कोई भी क्रांति है वो हुई है तो उससे पहले की उसकी जो व्यवस्थाएं थी उन्होंने प्रभावित किया। जैसे कि आप देखो कि अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था और हमने 1857 की क्रांति की, लोगों ने उनके विरोध में है वो भड़क उठे। क्या कारण? उसका कारण था कि अंग्रेजों की जो व्यवस्थाएं थी, जो शासन का स्वरूप था, उसने कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित किया, जिसके कारण लोगों में नाराजगी हुई। तो लोगों का गुस्सा सामने है वो क्रांति के रूप में आया कि इनको बदल कर एक तरफ रख लो। वैसा ब्रिटेन में भी व्यवस्था थी। ब्रिटेन में भी यदि देखा जाए तो व्यवस्था वहाँ राजशाही थी और बाद में है वो डेमोक्रेसी कायम हुई, वह लोकतंत्र कायम हुआ। और लोकतंत्र कायम हुआ तो बड़ी जनसंख्या का है वो पेट भरने के लिए हमें ज़्यादा उत्पादन भी है वो करना, जबकि इतना है वो उनकी ज्योग्राफी, इतना उनका भूगोल भी नहीं, इतने उनके पास संसाधन भी नहीं। तब उन्होंने है वो आविष्कारों को है वो बल दिया, नवीन इनोवेशन को है वो दौर दिया और उसके बाद में जाकर के वहाँ जो अलग अलग लोग निकल कर आए जिन्होंने अलग अलग चीज़ों का आविष्कार किया और उसके कारण है वो जाकर औद्योगिक क्रांति संभव हुई। तो क्या केवल इतना होने से औद्योगिक क्रांति हो सकती? तब भी बात अधूरी रह जाएगी। तब आप कहोगे सर चलो ठीक है, वहाँ वैज्ञानिक आगे आविष्कार कर लिया और वैज्ञानिक तो अमेरिका में भी थे, भारत में तो गुप्त काल में भी बड़े बड़े व्यक्ति, आर्यभट्ट जैसे व्यक्ति हुए, वरामियर जैसे खगोल शास्त्री है हुए, पॉल कापे जैसे हस्तार आयुर्वेद लिखा वे लोग हुआ करते थे, नागार्जुन जैसे लोग थे जिन्होंने पारे की बात की। तो हमारे यहाँ पर तो बहुत थे, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्यों नहीं? तब एक बात और भी इसमें जुड़ी कि साहब ब्रिटेन जिसके पास विश्व के कई देशों में है वो उपनिवेश था, तो उसके पास में ब्रिटेन के पास भारी भरकम पूंजी भी थी, उसके पास में है वो भारी नौसेना भी थी जिसने है वो अलग अलग देशों में नियंत्रण करने का है वो काम किया। वहाँ पर है वो बड़े बड़े जमींदार, तालुकदार, जागीरदार, लॉर्ड्स थे जिनके पास भारी भरकम पैसा था। उन्होंने है वो भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया कि खर्च करो, तुम है वो आविष्कार करो। तो बहुत से रीजन निकल कर आए कि जहाँ पर फाइनेंस था, इस तरह सरकारें थी, आविष्कारों को, इनोवेशन को बढ़ावा देने का है वो काम किया। उनके पास में है वो ज़्यादा उपनिवेश थे तो वहाँ से मजदूर भी है वो मिलते थे, उनको लाकर कारखाने में काम लगा देते थे।
कच्चा माल चाहिए तो भारत से कच्चा माल ले जाके पटक दो, ये तैयार, आप उत्पादन करो। तो ये बहुत सी बातें हैं वो आएगी, उसको देखिए। तो कहेंगे कि ब्रिटेन पहला देश है जिसने सर्वप्रथम आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया था, और ये 17वीं शताब्दी से राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं संतुलित रहा। और इसके 3 हिस्सों, इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड पर एक ही राजतंत्र यानी सम्राट का एक छत्र शासन रहा। तो कहा गया है कि साथ ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्वप्रथम औद्योगिकरण का है वो अनुभव किया, यानी सर्वप्रथम उद्योग है वो स्थापित करने की बात महसूस की गई कि हमें व्यापक पैमाने के ऊपर उद्योग है वो लगाने चाहिए। और कहा गया है कि साहब जो ये जो इस दृष्टि में है, इसके जो 3 हिस्से इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन पर एक ही व्यक्ति का शासन था, एक ही राजा का शासन था, सम्राट के एक ही क्षेत्र में यहाँ पर व्यवस्था चलती थी। तो पहली बात तो ये है कि एक भूभाग है जिसके 2-3 हिस्से, उनके ऊपर समान रूप से एक ही व्यक्ति शासन कर रहा है, तो एक ही तरह की व्यवस्था चल रही, तो जिसके कारण वहाँ पर काम करवाने में भी तो है वो एक आसानी की स्थिति आई। इसका अर्थ ये था कि संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था है वो प्रचलन में थी, और एक ही सिक्का है, एक ही मुद्रा, एक ही सिक्का मुद्रा प्रणाली, और एक ही है वो बाजार व्यवस्था थी। और इस बाजार व्यवस्था में स्थानीय प्राधिकरणों का भी है वो कोई हस्तक्षेप नहीं था, यानी वे अपने इलाके से होकर गुजरने वाले माल पर कोई कर भी है वो नहीं लगा सकते थे, जिससे कि उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। और 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते मुद्रा का प्रयोग विनिमय यानी कि आदान प्रदान के माध्यम के रूप में भी व्यापक रूप से होने लगा, और तब बहुत से लोग हैं वो अपनी कमाई वस्तुओं की बजाय मजदूरी और वेतन के रूप में पाने लगे। इससे लोगों को है वो अपनी आमदनी को खर्च करने के लिए अधिक विकल्प है वो प्राप्त हो गए, और वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार भी है वो हो गया। यानी चीज एक निकल कर आ गई कि जहां पर शासन व्यवस्था है वो एक थी, तो एक शासन व्यवस्था, एक कानून है वो प्रचलन में, वहां पर कोई भी हमें कानून लागू करना है तो स्कॉटलैंड में भी वही चलेगा, वेल्स में भी है वो वही चलेगा, तो उसकी भी हमें सहूलियत होगी। और साथ ही साथ है वो एक ही तरह की मुद्रा भी है, एक ही तरह का है वो करेंसी, एक ही तरह का रुपया चलेगा, तो वहां पर लोगों को वस्तुएं खरीदने और बेचने में भी है वो आसानी रहेगी। एक ही मुद्रा से स्कॉटलैंड के लोग खरीदे, एक ही वेल्स से खरीदे, तो मुद्रा में भी एक रूपता आई। तो बहुत सी चीजें यहाँ पर निकल कर आई कि एक छत्र शासन था, एक ही कानून था, एक ही मुद्रा थी, एक ही है वो एकल बाजार था, और जिसके कारण जाकर के हैं वो उन्होंने औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन किया, तो आगे जाकर के ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति है वो संभव हुई, उद्योग है वो स्थापित होने के काम हुए। और ये भी बात कही गई है कि इससे लोगों को अपने खर्च करने के लिए अधिक विकल्प भी हैं वो प्राप्त हो गए, और वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार का भी है वो इस समय विस्तार हो गया, जिसके कारण है वो भारी मात्रा में प्रोडक्शन को बढ़ावा देने का काम हुआ। तो ये ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के वो कुछ कारण निकल कर आए कि साहब, एक तो पहली बात एकीकृत शासन व्यवस्था, एक ही राजा का एक ही कानून व्यवस्था थी, एक ही है वो मुद्रा थी, भारी भरकम उनके पास में कच्चे माल का है वो प्रोडक्शन होता था, उनको है वो सस्ती लेबर मिल जाती थी, समुद्र तटीय है वो क्षेत्र था, बंदरगाहें है थे, और बड़ा उपनिवेश था, जगह जगह तो मार्केट भी था, वहाँ पर वस्तु बनाई और भारत में ले जाकर नवनिर्मित वस्तु का बेच दो, ये भी हैं। यदि उनको कच्चा माल चाहिए तो भारत से कच्चा माल भी है वो ले जाओ, यदि मजदूर चाहिए तो यहाँ से मजदूर भी है वो ले जाओ, भाप के जो इंजन के आविष्कार जो अलग अलग है वो जो भारी ये आविष्कार भी है वहाँ पर हुए, मशीनें उपकृत भी बनने का काम हुआ, तो जिसके कारण जाकर औद्योगिक क्रांति है वो संभव हुई। देखो आगे शहर व्यापार और वित्त की बात करेंगे कि किस तरह से शहर डेवलप हुए, किस तरह से व्यापारिक गतिविधियां हैं उसका बड़ा केंद्र है वो ब्रिटेन बनता है, और किस तरीके से जो वित्त फाइनेंस है जो पैसे है उसकी आपूर्ति के सोर्स निकल करके सामने आई। तो कहेंगे कि 18वीं शताब्दी से यूरोप के बहुत से शहर हैं वो क्षेत्रफल और आबादी दोनों ही दृष्टियों से है वो बढ़ने लगे थे, और यूरोप के जिन 19 शहरों की आबादी सन 1750 से लेकर के 1800 के बीच दुगुनी है वो हो गई थी, उनमें से 11 ब्रिटेन में ही थे, और इन 11 शहरों में है
वो लंदन सबसे बड़ा था, जो देश के बाजारों का केंद्र था, और बाकी बड़े बड़े है वो शहर भी लंदन के आसपास ही थे। ये काफ़ी बात निकल कर आई कि यदि 18वीं सदी के यूरोप को देखा जाए, जो क्षेत्रफल और आबादी दोनों है वो बढ़ने लगी, और क्षेत्रफल और आबादी दोनों बढ़ने लगी, तो बढ़ती हुई आबादी के लिए हमें संसाधन, उनके खाने पीने के लिए, रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं वो करनी, तो उस हेतु हमें परिवर्तन करना हमारे लिए बड़ा आवश्यक कार्य था। और यूरोप की जिन शहरों की आबादी है वो 1750 से लेकर 1800 के बीच दोगुनी हो गई। उनमें से यदि देखा जाए तो 11 है वो ब्रिटेन के है वो आबादी वाले शहर थे, और इन 11 शहरों में है, इन 11 ब्रिटेन में, इन 11 शहरों में लंदन सबसे बड़ा है, वो शहर बड़ा निकल कर आया, जिसकी विशाल आबादी है, बड़ी आबादी है, और उसका देश का जो बाजारों का भी है वो एक तरीके से लंदन बड़ा, अब वस्तुओं का भी एक केंद्र बना, अलग अलग वस्तुओं का बड़ा मार्केट भी है वो बना, और काफ़ी बड़े बड़े शहर भी लंदन के पास में थे, तो जिसके कारण एक लंदन उन सभी गतिविधियों का एक केंद्र बनता है वो जा रहा। अब आसपास में भी जो शहर है वो भी बड़े शक्तिशाली शहर, बड़े जो संपन्न शहर, तो जिसके कारण इंडस्ट्रियल जो है वो एक केंद्र बनेगा और बनेगा। आप तनिक विचार कीजिए कि यही स्थिति लंदन को छोड़ दें और हम बॉम्बे के ऊपर आ जाते हैं, आप हमारे भारत की भी आओ, हमारे यहाँ पर औद्योगिक क्रांति जो संभव हुई वो कहाँ पर हुई, बम्बई में है वो ज़्यादा औद्योगिक क्रांति हमारे सफल रही। क्यों? उसका कारण ये रहा कि एक वही स्थिति निकल कर आई कि माना कि कुछ समय के लिए हम इसको मानते हैं ये बॉम्बे है, ये बॉम्बे है, तो आप ये विचार कीजिए कि इस बॉम्बे को एक तो विशाल समुद्र तट मिला है, जिसके कारण वहाँ पर उद्योग विकसित हुए, एक बात, दूसरा है वहाँ पर पैसे की है, फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी घराने हैं, लोग हैं, उनका है वो होता है, संसाधन है वो भरपूर है, लेबर है वो उनको मिल जाती है, कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है, बाजार है वो बाजार उनको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आप महाराष्ट्र बॉम्बे को देखेंगे तो बॉम्बे है वो समुद्र से तट साझा कर रहे हैं, बंदरगाह है इसके यहाँ पर, और ये बाजार इसको विशाल मिल रहा है, इसको दक्षिण भारत का मार्केट मिल रहा है, उत्तर भारत का मार्केट मिल रहा है, मध्य भारत का जो मार्केट मिल रहा है, और हम देखते हैं कि पश्चिम तक है वो भी इसको मार्केट मिलने का काम कर रहे हैं, तो जिसके कारण हमारी औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र है वो बम्बई बन गया। इसके पास में भी बड़े बड़े शहर हैं, हम देखते हैं पूना है, अहमदनगर है, गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वो भी इनके पास में ही पड़ता है, तो जिसके कारण है वो पास वाले शहर भी ज़्यादा आर्थिक गतिविधि के केंद्र रहे, तो बॉम्बे और भी है वो उच्च स्तर से विकास के काम को किया। तो यही स्थिति लंदन की भी आई कि एक सेंट्रल में आ गया, जिसकी बड़ी आबादी, जिसके पास भारी संसाधन, विशाल जो चीज़ थी, पास में बड़े नगर थे, जिसके कारण है वो औद्योगिक रूप से है वो लंदन विकसित हुआ। तो ये शहर की बात है वो कर दी हमने कि साहब किस तरीके से है वो शहर है वो एक व्यापार गतिविधियों का केंद्र बनता है। आगे देखो, लंदन ने संपूर्ण विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान है वो प्राप्त कर लिया, और 18वीं शताब्दी तक आते आते भूमंडलीय व्यापार का केंद्र है वो इटली तथा फ्रांस के भूमध्य सागरीय पत्तनों यानी बंदरगाहों से हटकर हॉलैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक पत्तनों पर है वो आ गया। और इसके बाद में तो लंदन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत में जो एम्स्टर्डम का भी है वो स्थान ले लिया। साथ ही साथ लंदन इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच में भी है वो एक त्रिकोणीय व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया, और अमेरिका और एशिया में व्यापार करने वाली कंपनियों के कार्यालय भी लंदन में थे। अब लंदन की जो स्थिति भी थी, उसकी एक स्थिति ने उसको बड़ा मजबूत करने का काम किया। उसको मजबूत करने का काम एक समुद्र ने है वो किया, समुद्र पारी सीमा ने है वो काम किया, विशाल उसकी आबादी थी, विशाल मार्केट था। अब विशाल मार्केट था तो बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर स्थापित होनी शुरू हुई, उन कंपनियों ने अपने वहां पर है वो कार्यालय है वो खड़े किए, और जिसके कारण यहाँ पर ये कहा गया है कि जो पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्राप्त करने के लिए एम्स्टर्डम का स्थान था, एम्स्टर्डम जो शहर है नीदरलैंड का, जिसको एक तरीके से वित्त पैसे पूंजी का बड़ा केंद्र था, अब उसका जगह है वो किसने ले ली? अब लंदन ने है वो ले ली। अब लंदन है वो बड़ी इकाई हो गया, और सभी जगह से पैसा है वो आता लंदन है वो आने का काम कर रहा है। तो एक सर्कुलेट है वो बड़ा बन गया मार्केट में फाइनेंस का। सबसे बड़ी चीज़ भी फाइनेंस ही होती है, पैसा है तो सारी चीज़ें, और ब्रिटेन सभी तरीके से है वो वित्त का एक केंद्र बनता जा रहा है।
फिर आगे जाकर के इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच में भी है वो ब्रिटेन एक त्रिकोणीय स्थिति में आ गया कि इनके ऊपर है वो सर्वोच्च इकाई में है वो कौन काम कर रहा है, तो ये एक तरीके से है वो ब्रिटेन कर रहा है। ये इंग्लैंड भी याद कर लो, अफ्रीका की है वो बात करो, और ये वेस्ट इंडीज की बात करो, ये वेस्ट इंडीज और अफ्रीका अब केंद्र के रूप में ये भूमिका निभा रहे हैं। तो जिसके कारण और भी है वो गतिविधियां में शक्तिशाली रूप में केंद्र के रूप में कौन बना है, वो ब्रिटेन बना। तो ये एक स्थिति ब्रिटेन की आई। इंग्लैंड में विभिन्न बाजारों के बीच माल की आवाजाही प्रमुख रूप से नदी मार्ग से और समुद्र तट से सुरक्षित खाड़ियों में पानी के जहाज़ों से होती थी। तो कहा गया है कि बाजारों के बीच की जो माल की आवाजाही वो भी नदी मार्ग, टेम्स नदी के किनारे हम कहते हैं जो शहर है तो टेम्स नदी के किनारे आया हुआ है, और साथ ही साथ जो संकरी खाड़ियाँ हैं वो भी एक तरीके से जोड़ने का काम कर रही। टेम्स नदी के रास्ते आया तो एक तो आपकी लागत कम हो गई, जो सड़क रास्ते से जाने में आपको खर्चा आता है वो नदी समुद्र रास्ते में जाने में आपकी लागत घट गई, जल्दी से वो आप पहुंच गए, किसी भी तरह का है वो जोखिम का भी कम है वो रही स्थिति। और फिर आगे जो समुद्र पार खाड़ियाँ हैं उनके जरिए समुद्र के रास्ते, क्योंकि मैंने बताया नौसैनिक रूप से भी है वो बड़ा मजबूत था एक तरीके से, तो ये भी स्थिति उसकी अच्छी रही, जिसके कारण ब्रिटेन बड़ा केंद्र बनता है। रेल मार्गों का प्रसार होने तक जल मार्गों के द्वारा परिवहन स्थल मार्ग की तुलना में सस्ता पड़ता था और उसमें समय भी है वो कम लगता था। काफ़ी पहले यहाँ तक कि सन 1724 से इंग्लैंड के पास नदियों के जरिए लगभग 1160 मील लंबा जल मार्ग था, जिसमें नौकाएं हैं वो चल सकती थी, और पहाड़ी इलाकों को छोड़कर देश के अधिकांश स्थान है वो नदी से अधिक 15 मील की दूरी पर वे थे। चूँकि इंग्लैंड की नदियों के सभी नौचलने भाग समुद्र से जुड़े हुए थे, इसलिए नदी पोतों के जरिए ढोया जाने वाला माल समुद्र तटीय जहाज़ों जैसे तटपोत कोस्टर्स कहा जाता है आसानी से ले जाया जाता था, और सन 1800 तक है वो कोस्टर्स तटों पर पोतों पर काम करने वाले नाविकों की संख्या भी है वो आपके 1 लाख से अधिक पहुंच गई थी। तो ये उसकी एक अच्छी स्थिति है वो ब्रिटेन की निकल कर आ गई कि स्थल मार्ग भी उसको अच्छी कनेक्टिविटी देने का काम कर रहा है और जल मार्ग अच्छी कनेक्टिविटी दे रहा है, और समुद्र जो संकरी खाड़ियाँ जिनके किनारे है वो बंदरगाह बने हुए हैं, तो वो उसकी एक और भी ज्योग्राफी ने मजबूत किया कि आपके वहाँ पर बड़े बंदरगाह विकसित हो गए, वहाँ पर आपने माल का है वो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो किया, जिससे दूसरे देशों में भेजने में भी आसानी हुई। तो एक बड़ी औद्योगिक रूप से वो ब्रिटेन जाकर के सक्षम है वो होता है। हमने कहा कि साल 1724 से इंग्लैंड के पास नदियों के जरिए 1160 किमी है वो लंबी जल मार्ग था, जिसके जरिए नौकाएं चलती थी, नाव है वो चलती थी, और नाव से अंदरूनी भाग से माल को लाना बंदरगाह के ऊपर आसान होता था। तो ये एक उसकी अच्छी स्थिति है वो निकल कर आई। फिर कहा गया है कि पहाड़ी इलाकों को छोड़कर देश के अधिकांश स्थान नदी से अधिक 15 मील की दूरी पर ही थे, और सभी है वो समुद्र तट से जुड़े हुए क्षेत्र थे। तटपोत भी है वो कोस्टर्स भी बड़े विकसित हुए, और 1800 तक इन कोस्टर्स के तटपोतों पर कहा गया है कि 1 लाख से अधिक है वो नाविक इन तटपोतों के ऊपर है वो काम करते थे, जिससे वहाँ है वो माल की ढुलाई में भी आसानी का काम होता। तो पैसे आ गए, शहर ऋण का बड़ा केंद्र बन गया, त्रिकोण उसने स्थापित कर लिया, नौसैनिक शक्ति से भी मजबूत हो गया, जो जलीय रास्ताएं नदी मार्ग वो भी, संकरी खाड़ियाँ, तटपोत, बंदरगाह, और ज़्यादा है वो वहाँ पर नाविकों की संख्या भी थी। तो ये भी एक उसकी अच्छी स्थिति को बता रहा है, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति है वो ब्रिटेन में संभव हुई। आगे देखो कि देश की वित्तीय प्रणाली का केंद्र जिसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में स्थापित हुआ, और इन्होंने कहा है कि जो देश की वित्तीय स्थिति हेतु जो बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में स्थापित हुआ उसने भी है वो औद्योगिक क्रांति को मजबूती की काम किया, और 1784 तक है इंग्लैंड में कुल मिलाकर 100 से अधिक है वो प्रांतीय बैंक थे, और अगले 10 वर्षों में है वो इनकी संख्या बढ़कर 3 गुना हो गई। तो अब जो पैसे का बड़ा सोर्स था, भाई व्यापार मुझे करना है,
तो मुझे पैसे चाहिए तो मैं पैसे कहाँ से लाऊं? तब मैंने कहा कि एक बैंक है वहाँ का, बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में स्थापित हुआ। उस बैंक ने मुझे है वो ऋण दिया कि एक काम करो, आप पैसे ले जाओ और आप इन्वेस्टमेंट करो, आप अच्छा बिजनेस करो और मेरा है वो पैसा आप किस्तों में चुका देना। तो एक ये भी बड़ी है, क्योंकि फाइनेंस बहुत मेजर है वो इश्यू होता है व्यापार के अंदर। भाई आपके पास पैसे नहीं तो इन्वेस्टमेंट क्या करोगे? खूब आपके पास टेक्नोलॉजी है, खूब आपका माइंड है, लेकिन हमारे पास फाइनेंस नहीं। आपके पास खूब माइंड है लेकिन आपके पास अच्छी पुस्तक नहीं है, अच्छी चीज़ कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए, तो क्या पढ़ोगे? इसलिए यह बात काफ़ी महजर निकल कर आई और कहा कि 1700 और 1694 में स्थापित हुआ और 1784 में जाकर के इंग्लैंड में इसकी 100 से भी अधिक प्रांतीय बैंक और भी है वो निकल करके आए, असंख्य बैंक स्थापित किए और अगले 10 वर्षों में बैंकों की संख्या 3 गुना हो गई। 1820 के दशक तक आते आते प्रांतों में जो 600 से अधिक बैंक है वो बढ़ गई थी और अकेले ही लंदन में 100 से अधिक बैंक थे। बड़े बड़े औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यक वित्तीय साधन इन्हीं बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता था और कहा गया है कि लंदन में अकेले में है वो जाते जाते 100 बैंक स्थापित हो गए। यानी बैंक जहां पर भारी भरकम स्थापित हुए तो लोगों की, जो व्यापारियों की पूंजी की जो समस्या थी उसका एक निराकरण है वो हुआ। 18वीं शताब्दी में कुल मिलाकर के 26,000 आविष्कार है वो हुए और उनमें आधे से अधिक आविष्कार 1782 से 1800 तक की अवधि में हुए और इन आविष्कारों के कारण अनेक परिवर्तन हुए और हम इन परिवर्तनों को केवल है वो 4 बड़े परिवर्तन अर्थात लौह उद्योगों का रूपांतरण, कपास की कताई और बुनाई, भाप की शक्ति का विकास और रेल मार्गों की शुरुआत, ये चीज़ है वो काफ़ी मेजर है वो निकल कर आई कि जो 18वीं सदी में कुल मिलाकर के 26,000 से अधिक है वो आविष्कार हुए और आधे से अधिक आविष्कार 1782 से 1800 की अवधि में है हुए। इस कारण यही परिवर्तन है, ये आविष्कार के परिवर्तन के कारण ही है वो औद्योगिक क्रांति है वो संभव हुई। और विशेषकर देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति बेसिक रूप से 4 चीज़ों में हुई, बेसिक रूप से 4 चीज़ों में है वो औद्योगिक क्रांति ज़्यादा सक्षम रही, ज़्यादा सफल रही, क्योंकि उसमें व्यापक पैमाने के ऊपर है वो परिवर्तन हुआ। एक तो उसमें था लौह उद्योग का रूपांतरण। जो लौह उद्योग परंपरागत रूप से हाथ से है वो लोहे को ढलाई करके है वो बनाया जाता था, अब उसकी जगह के ऊपर है मशीनों ने आकार लेना शुरू कर लिया। अब्राहम ने, हम कहेंगे आगे आएगा, भट्टी का आविष्कार करते हैं अब्राहम डर्मी, तो उसके कारण है वो कम समय में अधिक लोहे को पिघला कर उसको ढला करके है वो वस्तु बनाने का काम हुआ। तो पहली चीज तो किसमें आमूल ज़्यादा आविष्कार परिवर्तन हुए? लौह उद्योग में। दूसरे हुए कपास में, तो ये कपास हो गया, कपास, कताई और बुनाई। तीसरा है भाप की शक्ति का विकास हुआ, क्योंकि इंजन है वो आगे भाप से चलने वाला। और चौथा है वो रेलवे की शुरुआत। चौथा क्या है? रेलवे की शुरुआत। और इस रेलवे ने औद्योगिक क्रांति की दिशा और दशा बदल कर है वो रख ली। भारत में भी यदि रेलवे, हमारे यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई और हमारे यहाँ पर जो रेलवे आया था वो 1800 और ये 53 में आ गया था। 1857 में हमारे यहाँ पर क्रांति हुई, तो क्रांति को इस दबाने ने, हमारे यहाँ पर इस रेलवे ने भी बड़ी भूमिका है। क्यों? क्योंकि रेल में बैठाकर कम समय में आप है वो सैनिकों को भेज दो। आज आप विचार करना, हमारे जो रेल मार्ग के जरिए बॉर्डर का जो हमारा क्षेत्र है, जो सीमाएं लगती है हमारी कई देशों के साथ, जो पाकिस्तान के साथ में लग रही, बांग्लादेश के साथ में लग रही, या जो तिब्बत के साथ, चीन के साथ हमारी सीमा लग रही है, तो हम उस क्षेत्र को आप देखोगे तो वहाँ पर है वो रेलवे की पटरियाँ है वो बड़े पैमाने पर बिछाई गई, ताकि क्या है कि उसके ऊपर ट्रैफिक कम रहे, कम समय में है वो रेलगाड़ी के जरिए सैनिकों को पहुंचाया जाए, सैनिकों के सामानों को पहुंचाया जाए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। 1857 की क्रांति की विफल होने के बाद एक व्यक्ति ने, क्रांतिकारियों में से एक व्यक्ति ने कहा था कि इस अंग्रेजों के रेलवे, अंग्रेजों की डाक और तार ने हमारा गला घोंट दिया, यदि ये नहीं होते तो क्रांति को हम सक्षम है वो कर देते, सफल कर देते। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेलगाड़ी के जरिए एक तो ज़्यादा चीज़ आती, कम लागत में कम समय में है वो ज़्यादा चीज़ पहुंचाई जाती थी, तो जिसके कारण वस्तुओं की है वो लाने ले जाने में बड़ी सुविधा हुई। फिर यहाँ पर भाप के इंजन है वो आ गए थे, उसके कारण वाहनों की गति और भी तेज हो गई। फिर ये सबसे बड़ा था कपास और उसमें कताई और बुनाई, धागे को कतना और फिर उसको बुन करके वस्त्र बनाने का काम हुआ और लोहे से सारी चीज़ें बनती थी। तो सभी का आधार ये लोहा ही था,
इसके ऊपर जा कर के है वो टिका। तो इसके कारण औद्योगिक क्रांति है वो ब्रिटेन में संभव हुई। तो ये तो एक हो गई औद्योगिक क्रांति वाली बात। तो औद्योगिक क्रांति का है वो मोटी मोटी बातें हमारी आज यहाँ पर हुई, बाकी शेष बातें हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। पुनः बात को समझिए, मैं 1 मिनट के लिए आपको रिकॉल करवाता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। हम औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे हैं। औद्योगिक क्रांति का मतलब ये होता है कोई वस्तु जिसका बड़े पैमाने के ऊपर है वो उत्पादन हो रहा है और वो मशीनीकृत हो रहा है, परंपरागत तरीके से नहीं हो रहा है। जैसे कुम्हार मिट्टी का दिया बनाता था, अब वह ही दीपक एक मशीन के द्वारा असंख्य बन रहे, तो वो परिवर्तन हो गया। और ये कहाँ पर होती है? ब्रिटेन में हुई। अर्नोल्ड टाइमर है वो अपनी बात की लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में है वो उन्होंने ये बात कही थी। फिर है वो हम यहाँ से आगे बढ़े और कहा कि ब्रिटेन में क्यों हुई, तो बड़े कारण निकल कर आए कि साहब वहाँ पर वित्त था, बड़ा मार्केट था, बड़ा बाजार था, बड़ी पॉपुलेशन, बड़ी आबादी थी, समुद्र तट उसका अच्छा था, नदी मार्ग था, ये तरीके निकल कर आए, जिसके कारण हमने देखा कि ब्रिटेन में है वो औद्योगिक क्रांति। बैंक थे जिन्होंने ऋण देने का काम है वो किया और औद्योगिक क्रांति हुई। तो बेसिक रूप से 4 सेक्टर ज़्यादा सफल रही। हालांकि वही हर सेक्टर में हुई, लेकिन 4 सेक्टर उसमें ज़्यादा मेजर आए। एक तो लौह उद्योग के अंतर्गत, दूसरा है वो वस्त्र उद्योग में जिसमें कताई और बुनाई के आगे अलग अलग मशीनें आएगी, रिचर्ड आर्कराइट और ये जो आगे आगे मशीनें आएगी उनसे भी है वो भी बड़ा परिवर्तन हुआ कि जो धागा कतना पड़ता था हाथ से, उससे वस्त्र बुनना पड़ता, लंबा समय लगता, एक दिन में एक व्यक्ति एक कपड़ा बनाता था। माना कि ये शर्ट बनने में एक व्यक्ति दिन भर लगा रहता तो भी नहीं बनता, लेकिन अब मशीन आ गई तो उसे धागा, एक मशीन में धागा कताई का काम कर रहा है, बुनाई, दूसरी तरफ से वस्त्र बुनाई में मशीन लगी हुई है, तो एक ही दिन में असंख्य है वो वस्त्र बनने शुरू हो गए। तो इससे भी बड़ा परिवर्तन है हुआ। फिर बात हमारी निकल कर आई कि साहब जो तीसरा बड़ा परिवर्तन हुआ वो यहाँ पर हुआ भाप के इंजन में, और चौथा हुआ वो रेल मार्गों के विकास में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हम कोयले वाली बात अगली क्लास में लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।